हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का अनसॉल्व पेपर, जो कि वर्ष 2024 में पूछा गया है। और ये 2024 के लिए पहला सेट है जिसका कोड है 347FZ। और यहाँ से हम लोग रसायन विज्ञान के सभी सेटों को सॉल्व करेंगे क्रमवार। जिस तरीके से हमने भौतिक विज्ञान के और गणित के पेपर को क्रमवार सॉल्व किया है, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और साथ में चैनल को आप देखते रहें और उसकी मदद से अपने बोर्ड की तैयारी करते रहें। ये इस सेट का आज पहला पार्ट है ये वीडियो, और जिसमें हम केवल कुछ सीमित सवालों को ही लगाएंगे, क्योंकि पहला पार्ट है और पहला सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से हम पहला सवाल लेते हैं। सवाल दिया हुआ है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प हैं, सही विकल्प चुन करके उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और पहला सवाल ही एक आंकिक सवाल है। 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता निकालनी है। अब यहाँ पे ये वैकल्पिक है 1 नंबर का, लेकिन ये सवाल बड़ा है गुणा भाग करने में, तो आइए इसको लगाते हैं। अब इस सवाल में दिया हुआ है NaOH का द्रव्यमान दिया है। NaOH का द्रव्यमान ये है 5 ग्राम। हम निकालेंगे NaOH का अणुभार। अब सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 16 1 17 और 23 40। हम निकालेंगे NaOH का मोल, यानी इसके कुल कितने मोल हुए। तो सूत्र होता भार या द्रव्यमान बटे अणुभार। तो इसका जो वजन है वो 5 ग्राम है और अणुभार है इसका 40। 5 यहाँ पे 5 × 40, 1/8 ग्राम प्रति मोल ही आएगा। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे मोलरता निकालना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें विलयन का आयतन पता होना चाहिए। विलयन का आयतन वो सवाल में दिया है 450 मिलीलीटर। हम इसको लीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, ये होगा 450 बटे 1000। अब ये हो गया लीटर में, क्योंकि आयतन को हमें लीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे मोलरता। मोलरता निकालने के लिए हमें विलेय के मोल लेने होते हैं। तो विलेय मतलब जो कम हो, तो कम यहाँ NaOH है, तो यहाँ पे लिखेंगे NaOH के मोल बटे विलयन का आयतन। अब NaOH के मोल है 1/8 और इसका आयतन है 450 बटे 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ 1000/8 × 450। अब यहाँ से इसको सॉल्व अगर करो तो हम 8 से 1000 में डिवाइड करते हैं, तो 8 करने में 8, 2 10 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 बटे 450। अब इसको और छोटा कर लेते हैं, तो 5 से काट देते हैं, 5 9 45 और यहाँ पे 25 पंचे 125, यानी ये हो गया 5/18। अब इसको और भी डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें दशमलव लगाना होगा। तो ये हो जाएगा 50। 18 दूनी 36 और 50 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 14 बचेगा, और दशमलव लगा है 140 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 का 7 बार जाएगा, और फिर आप डिवाइड करते जाओगे तो ये 7 7 करते हुए चला जाएगा ये
तो इसको हम लगभग कर सकते हैं 0.278 मात्रक लिखेंगे मोल प्रति लीटर। ये इसका जवाब हो जाएगा। और ये पहले का पहला पार्ट है, इस तरीके से लगाया गया है, ये एकदम सिंपल तरीके से। यहाँ पे हमने कुछ विशेष संकेतों को इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से सवाल लगाया है। अब विकल्प में देखते हैं है कि नहीं ये। तो ये इसका पहला वाला जो विकल्प दिया है 0.278 मोल पर लीटर, ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल है यहाँ पे, एक संकुल है K3 और CuC2O4 का थ्राइस है। इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ये है पहले का दूसरा, यहाँ यहीं से लगा देते हैं। K3 CO C2O4 का थ्राइस है और इसमें कहा है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी वो हमारी अज्ञात राशि है, मान लेते हैं कि वो x है। तो पोटेशियम का होता है +1, 3 लोग हैं ये, तो 3 से गुणा, प्लस कोबाल्ट इसका मान लेते हैं x। C2O4 का होता है -2, गुणा करेंगे 3 से और बराबर ये हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर धनात्मक कुछ है नहीं, यानी ये उदासीन है। तो हो जाएगा 3 धन x ऋण 6 बराबर 0, या x ऋण 3 बराबर 0, या x बराबर 3, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होगी। अब विकल्प में देख लेते हैं है कि नहीं ये। तो ये इधर है, इसका तीसरा वाला विकल्प 3 है। अगला सवाल दिया हुआ है, ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये तत्व है स्कैंडियम, ये इसका जवाब होगा। यौगिक जिनमें क्षारीय प्रबलता सबसे अधिक होती है, तो ये तीसरा इसका जवाब है CH3 थ्राइस, और उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है। और उसके बाद इसका पांचवा है यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, उसका जवाब है इसमें सेलुलोज। बाकी जो यहाँ पे है वो डाइसैकेराइड इसके अंदर मौजूद है। और इसका जो छठवां विकल्प है, निम्न में से कौन से यौगिक की पहचान टालन अभिकर्मक से होती है। तो एल्डिहाइड की पहचान ही टालन अभिकर्मक से होती है। और उसके बाद इसमें अगला सवाल है दूसरे का पहला, 30 ग्राम इथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया। निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक में अवनमन और विलयन का हिमांक, दो चीजों को निकालना है। तो आइए इसको भी लगा लेते हैं। सवाल है दूसरे का पहला, और इसमें दिया हुआ है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल। तो एथिलीन ग्लाइकाल यानी C2H6O2, इसका इन्होंने द्रव्यमान दे रखा है। का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है 30 ग्राम, ये इसका वजन है। अब इसको आपके ऊपर निर्भर करता है, इसके संकेत को कि आप इसको W से किस M से जिससे मर्जी आप उससे लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का इसमें डिफरेंस आपको करना रहता है, इसमें विलेय विलायक का डिफरेंस करना होता। तो जिसका वजन कम रहेगा वो विलेय रहेगा, जिसका वजन ज़्यादा रहेगा वो विलायक रहेगा। तो ये 30 ग्राम है और 450 ग्राम जल में घोल डाला गया है। तो जल यहाँ विलायक होगा और ये है विलेय, और विलेय को हम B से लिखते हैं और विलायक को हम संकेत A से लिखते हैं। तो चलो हम इसको मान लेते हैं कि ये WB है, ये वेट है इसका, हमने इसको लिख दिया 30 ग्राम।
अब इसका हम निकाल लेते हैं आणविक द्रव्यमान। इसका आणविक द्रव्यमान उसको हमने MB से लिख दिया। कैसे निकालेंगे? कार्बन का 12 होता है, 2 लोग हैं, 12 गुणे 2। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 लोग हैं, 1 गुणे 6। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुणे 2। सबको सॉल्व करोगे, जोड़ोगे, टोटल तो 62 आएगा। उसके बाद अब बारी आती है जल का। तो इन्होंने जल का द्रव्यमान दिया। अब जल चूंकि ज़्यादा है तो उसको हम A से दिखाएंगे। इसको हम WA कह देते हैं। इसका वेट है 450 ग्राम। तो जल का आणविक द्रव्यमान इसको हम MA से लिख देते हैं। तो जल यानी H2, तो H का 1, 2 लोग और हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका। उसके बाद अब यहाँ पे हमें अवनमन स्थिरांक चाहिए जो कि इसमें नहीं दिया है। उसकी वैल्यू होती है, उसको KF से लिखते हैं, 1.86 होता है। कभी कभी ये पेपर के लास्ट में लिखा रहता है अवनमन स्थिरांक, तो उसकी वैल्यू होती है 1.86। अब यहाँ पे सवाल में पहले पूछा था हिमांक में अवनमन, जिसे हम कहते हैं डेल्टा TF। पहला पूछा हिमांक में अवनमन। इसका सूत्र होता है KF गुणे WB गुणे 1000 बटे WA गुणे MB। सारी वैल्यू रखेंगे जब, तो KF की वैल्यू 1.86, WB इसकी वैल्यू है 30, 1000 और बटे में WA 450 और MB 62। तो इसको सॉल्व करोगे अगर, अब इसके बाद करना ये है, देखो ये तो कट गया। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 1 2 3, इसको हम लिख देते हैं 1 8 6 0 1860 गुणे 3, और यहाँ के सभी लोग गायब हो गए। नीचे हो गया 45 गुणे 62, तो ये 3 दूनी 6 3 6 18, यानी 3 बार में कट जाएगा। तो ये लिखा 30 गुणे 3, 30 गुणे 3 बटे 45, तो 30 या 90 बटे 45 यानी 2। तो इसका जो डेल्टा TF आएगा वो आएगा 2 केल्विन, यानी हिमांक में जो अवनमन आएगा वो 2 केल्विन का आएगा। उसके बाद इसमें एक और चीज़ पूछा था, एक क्या है इसमें, हिमांक में अवनमन। उसके बाद पूछा था इसमें विलयन का हिमांक, ये पूछा था इसमें। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है। अगला इसमें पॉइंट में पूछा था विलयन का हिमांक, वो निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, शुद्ध जल के हिमांक में से इसको घटा देना। तो शुद्ध जल का होता है 273.15 या फिर 273 केवल आप लिख सकते हो, और इसमें से जो अभी आया उसको घटा देना। तो ये बराबर हो जाएगा 271.15, या फिर केवल आप 271 केल्विन लिख सकते हो। ये इसका जवाब होगा। और उसके बाद इसमें अगला सवाल दिया है, निम्न पदों को परिभाषित करो। मोल अंश और मोललता है। और उसके बाद है लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन भी इसको कहते हैं। ये क्या है, इसके प्रभाव लिखना है और एक संरचना बनानी है। FeNH3 का ट्वाइस CN4, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी ज्यामितीय समावयव की संरचना। तो इन सभी लोगों का जवाब एक साथ हम आपको दिखाते हैं।
मोल अंश किसी विलेय के घटक के मोलों की संख्या, यानी विलेय या फिर विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम उस घटक यानी विलेय या विलायक का मोलांश कहते हैं। ये इसका जवाब हुआ। और उसके बाद अगला इसमें था मोललता। तो विलयन के प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। उसके बाद इसमें अगला था लैंथेनाइड का आकुंचन या संकुचन, जो भी कह सकते हो आप। तो लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु एवं आयनों के आकार में कमी होती है। इस घटना को हम कहते हैं लैंथेनाइड का आकुंचन या संकुचन। ऐसा होने से कई प्रभाव होते हैं, लेकिन चूंकि सवाल 1 नंबर में था तो वैसे इसका जवाब भी हमने लिख डाला कि आयनिक आकार में कमी होती है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ हाइड्रॉक्साइडों की क्षारकीय सामर्थ्य में कमी आने लगती है। उसके बाद इसमें एक ये दिया हुआ है सूत्र, उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। सूत्र है FeNH3 CN4 और इस पूरे के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपको केवल सीस और ट्रांस रूप बनाना है। वो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे आप देखो ये NH3 2 बार है, तो इसी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे हम। एक बार NH3 को अगल बगल लगाएंगे और एक बार 180 डिग्री पर लगा देंगे। अगल बगल लगाएंगे तो सीस रूप होगा कैसे? यहाँ पे Fe हो गया NH3 अगल बगल हमने लगा दिया और चार्ज यहाँ पे आपको लगाना Cl। एक 2 3 4 ये हो गया सीस रूप इसका। और उसके बाद इसका ट्रांस रूप क्या हो जाएगा? और ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और इसका जो ट्रांस रूप होगा उसमें हम NH3 को 180 पर कर देंगे, किधर भी 180 पर। उसके बाद Cn ये इसका हो गया ट्रांस रूप। यही 2 आपको स्ट्रक्चर बनाना था। यह है सवाल नंबर 2 का चौथा खंड। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये पहला पार्ट था और पहला वीडियो है हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अब इधर जो भी वीडियो आएगा वो बहुत बड़ा रहेगा। 1 से 2 वीडियो में हम एक सेट को कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। किसी तरीके का अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है इस सेट से संबंधित तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।